हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन पशु परिचर का पेपर सेट सॉल्व कर रहे थे, उसके अंतर्गत अपन ने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए थे। तो जिसके अंतर्गत आपको पता होगा कि जो आपका खंड ए था, उसके अपन ने कंप्लीट क्वेश्चन देख लिए थे। तो अपन आज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके अपन बात करने वाले हैं। जो आपका भाग वह था जिसके अंतर्गत पशुधन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपके 3 भागों के अंतर्गत ये पेपर डिवाइडेशन किया हुआ है, जिसके अंतर्गत 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यह तीनों खंडों को अगर मिलाया जाए तो ये कंप्लीट पेपर सेट बनता है आपका, जिसके अंतर्गत जो आपके कंप्लीट सब्जेक्ट हैं पशु परिचर के अंतर्गत सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है, जितने भी सब्जेक्ट उनके अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो चलिए आज का विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर है आपका 106। अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट ही आ रहे हैं तो पहले अपन ने 2 वीडियो जरूर देखे, उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि 1 से लेकर 150 क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना ना भूले। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, प्रथम पालतू पशु कौन सा बनाया गया था? तो कुल मिला के बात ऐसा है कि पूछ रहा है कि जो प्रथम पालतू पशु था वो कौन सा था। तो गाय था, कुत्ता था, बकरी था या भेड़ था, सॉरी भैंस था। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो पहला अगर पालतू पशु की जब बात की जाती है तो वो कौन सा था, कुत्ता था आपका। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भैंस की सबसे उग्र नस्ल कौन सी है? उग्र का मतलब होता है कि जो गुस्सेल स्वभाव की होती है ना, उग्र होती है, वो कौन सी नस्ल मानी जाती है? तो लेडा मानी जाती है, कुंडी मानी जाती है, मुर्रा मानी जाती है, मेहसाना मानी जाती है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो जो लेडा के नाम से आती है ना, वो क्या है कि आपकी उग्र नस्ल की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, एक्सटेंशन शब्द किसने दिया? तो एक्सटेंशन शब्द है वो किसने दिया था? आपके जेपी लीजर ने दिया था या लिगेंस ने दिया था, डी एन संपत कुमार ने दिया था, जेम्स स्टुअर्ट ने दिया था, इनमें से कोई नहीं। तो जब इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो एक्सटेंशन शब्द है उसकी दिया था वो आपके जेम्स स्टुअर्ट ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन, निम्न में से असंक्रमणकारी यानी कि नॉन कॉन्टाजिनस बीमारी कौन सी है? यानी कि जो संपर्क में आने से नहीं फैलती, नॉन कॉन्टाजिनस पुनः पूछा आपको। और कॉन्टाजिनस कौन सी होती है? जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है बीमारियां, वो कॉन्टाजिनस होती है, यानी कि संक्रमणकारी होती है। और एक संक्रमणकारी या नॉन कॉन्टाजिनस होती है जो संपर्क में आने से नहीं फैलती। तो अगर बात करें नॉन कॉन्टाजिनस जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? आपकी मिल्क फीवर होती है, कीटोसिस होती है, रेबीज होती है, या 1 व 2 दोनों होती है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि मिल्क फीवर है वो भी आपके क्या होता है, नॉन कॉन्टाजिनस होती है, और कीटोसिस होती है वो भी आपकी नॉन कॉन्टाजिनस होती है। बाकी आपको पता है वो मिल्क फीवर होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है, ये एक उपापचयी बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ऊँट के शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो ऊँट के शरीर का सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 100 डिग्री 5 फ़ारेनहाइट होता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ टेम्परेचर से मैं बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन 100% देखने को आपको मेन एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अगर इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो ऊँट का सामान्यतः टेम्परेचर होता है वो अपने जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनमें सबसे कम होता है। अगर बात करें इसके एग्जैक्ट टेम्परेचर की तो 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग होता है। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, आपका काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कि दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है। तो फुल हैंड मिल्किंग होता है, स्ट्रिपिंग होता है, नकलिंग होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो दूध दोहने की सबसे अच्छी विधि होती है वो होती है फुल हैंड मिल्किंग, यानी कि जो पूर्ण हस्त दोहन होता है उसके द्वारा सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चंगू किसकी नस्ल है? तो बकरी की है, भेड़ की है, गाय की है, या भैंस की है? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो चेंगू है वो काय की नस्ल होती है, आपकी बकरी की होती है, भेड़ की होती है, या फिर आपके भैंस की होती है? तो चेंगू नस्ल है वो आपकी बकरी की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पशुधन बीमा योजना के प्रीमियम राशि कितना प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है? तो जो आपका पशुधन बीमा योजना में जो प्रीमियम राशि दी जाती है वो कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है? 70%, 50%, 100% या 75% दी जाती है? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो दी जाती है आपकी 50% दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बकरी की आवाज़ साउंड कहलाती है तो बेलोविंग कहलाती है, ब्लीटिंग कहलाती है या ग्राउंटिंग कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो बकरियाँ होती है उसकी आवाज़ है उसके साउंड को कहा जाता है वो ब्लीटिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भैंस का गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है? तो 9 माह 9 दिन का होता है, 10 माह 10 दिन का होता है, 310 दिन का होता है, 2 व 3 दोनों राइट आंसर है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो भैंस का गर्भकाल होता है वो 10 माह है और 10 दिन का होता है, और इसको अगर डेज के अंतर्गत काउंट किया जाता है तो वो 310 दिन के लगभग होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है कि ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड दोनों ही क्या है, आपके राइट आंसर हो जाते हैं। अगर बात करें अपन 9 माह 9 दिन की, लगभग 280 दिन, ये आपका गर्भकाल होता है, आपका गाय का होता है। ये काय का होता है, आपका गाय का गर्भकाल होता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 9 माह 9 दिन आपकी गाय का होता है, 10 माह 10 दिन आपके भैंस का होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, घोड़े का आवाज़ कहलाता है तो स्टे कहलाता है, बॉन कहलाता है, पेन कहलाता है, स्टेबल कहलाता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो घोड़ा होता है जो उसके रहने का आवास होता है तो उसको अपन क्या कहलाते हैं, स्टेबल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, देश का प्रथम केवीके कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो फतेहपुर के अंतर, नागपुर के अंतर, पांडुचेरी के अंतर्गत, या कोई नहीं। तो जब अपन बात करेंगे कि जो देश का प्रथम केवीके, केवीके का मतलब होता है कृषि विज्ञान केंद्र, KUK नहीं है, ये KVK है ना, कृषि विज्ञान केंद्र। तो जो देश का प्रथम KVK स्थापित किया गया था वो आपका पांडिचेरी के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि अगर पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम KVK स्थापित किया गया था तो वो काम किया गया था आपका फतेहपुर सीकर के अंतर्गत किया गया था। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी शानदार क्वेश्चन। बुचड़ खाने से प्राप्त होता है, तो बुचड़ खाने से क्या प्राप्त होता है? मांस होता है, दूध होता है, त्वचा होती है, ए व 3 दोनों होते हैं। तो इसको जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि आपको पता है बुचड़ खाने कहाँ किसे कहा जाता है, जहाँ पर पशुओं को काटा जाता है। तो ऑब्वियसली अगर पशुओं को काटा जाएगा तो वहाँ से क्या प्राप्त होगा, मांस भी प्राप्त होता है और त्वचा भी प्राप्त होती है, लेकिन दूध वहाँ से प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। 1 व 3 आपके राइट आंसर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि ऊन में सल्फर की मात्रा होती है। तो ऊन के अंतर्गत सल्फर की मात्रा होती है वो 4% होती है, 8%, 2% या 1% होती है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि ऊन के अंतर्गत जो सल्फर होता है वो 4% होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। एंट्रोक्सिमा यानी कि ईटी का टीका कब लगाते हैं? तो मई जून में, जनवरी में, फरवरी में या दिसंबर के अंतर्गत लगाया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो ईटी का टीका लगाया जाता है वो मई जून के अंतर्गत लगाया जाता है। आपको पता होगा कि अगर एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत टीकों की बात की जाती है तो 80% टीके आपके मई जून के अंतर्गत लगाए जाते हैं, और बाकी 1-2 टीके हैं जो आपके दिसंबर जनवरी के अंतर्गत भी लगाए जाते हैं। तो मोस्टली टीके कहाँ लगते हैं, आपके मई जून के अंतर्गत लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, चारे में कितने प्रतिशत नमी मात्रा होती है? तो चारे के अंतर्गत बात की जाए कि आपके नमी की प्रतिशत होती है वो कितनी होती है, 8 से 10 होती है, 14 से 16%, 65 से 75% या आपकी 20% होती है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो चारे के अंतर्गत नमी मानी जाती है जिसे कि अपन हेवी कहा जाता है ना, सूखा चारा होता है, उसके अंतर्गत नमी प्रतिशत होती है वो आपके 8 से 10% मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, निम्न में से निम्न में से प्रोटोजोअल बीमारी नहीं है। इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, प्रोटोजोआ। ये इसको आपके प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको विशेष रूप से देखना। प्रोटोजोअल है ना, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी नहीं है। तो सर्रा नहीं है, या थैलेरियोसिस नहीं है, ब्रुसोलोसिस नहीं है, या बेबिसियोसिस नहीं है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके प्रोटोजोआ से बीमारी होने वाली नहीं है वो कौन सा है, आपका ब्रुसोलोसिस नहीं होती। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपके छपने वाला क्वेश्चन है। वीर्य की हिमकृत करने के लिए वीर्य को हिमकृत करने के लिए तरल नाइट्रोजन का तापमान होता है। तो जो सीमन होता है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए आपको पता ही होगा कि यानी लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, और तो उसका टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है वो 196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 196 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत आपके सीमन को प्रिजर्व करके रखा जाता है, और वो भी कौन से नाइट्रोजन के अंतर्गत, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बकरी के मध्यकाल की
अवधि होती है। तो 24 घंटे होती है, 48 घंटे होती है, 12 घंटे होती है, 36 घंटे होती है। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो आपके बकरी के मध्यकाल की अवधि मानी जाती है वो 48 घंटे मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविकालीन, है ना, अतिकालीन नहीं है, ये क्या है, अविकालीन, अविकालीन, है ना। तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अविकालीन है वो किस किस का संकरण है, तो अविकालीन है वो आपका मेरिनो और मगरा का है, मेरिनो और रेम्बुलेट का है, मेरिनो चोकला का है, रेम्बुलेट और मालपुरा का है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपका अविकालीन है वो नस्ल, दो नस्लें हैं आपकी जो CHRI के द्वारा, जो कि आपके कहाँ पर है, अभिज्ञानगर मालपुरा टोंक में है। तो एक तो अविकालीन है और एक क्या है, अविवस्त्र। तो आपको बताना है कि अविकालीन है वो किसका संकरण है। तो अपन बात करेंगे जो रेमुलेट और मालपुरा का संकरण है उसके द्वारा आपके क्या तैयार की गई है, अविकालीन। और अविवस्त्र की जब बात की जाएगी तो वो आपकी की गई है आपके किसके चौकला और जो आपकी मेरिनो थी इससे मिलाकर तैयार की गई है, वो कौन सी की गई है, आपके अविवस्त्र की गई है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अविकालीन है वो आपके रेमुलेटर और मालपुरा के मध्य का क्रॉस है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, चिकित्सा के जनक किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है, या सालिहोत्रो को कहा जाता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन थे, आपके हिप्पोक्रेटस कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, मिल्क अप डाउन हार्मोन है। तो जो मिल्क अप डाउन है वो हार्मोन कौन सा कहलाता है, तो ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, एड्रेनलिन होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा होता है, एड्रेनलिन हार्मोन होता है। अप डाउन यानी कि ऊपर चढ़ाने के लिए कौन सा काम में लिया जाता है, आपका एड्रेनलिन हार्मोन लिया जाता है। ऑक्सीटोसिन की बात की जाती है तो ये पाउसने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर पाउसने की बात की जाएगी कि अगर दूध उतारने के लिए या पाउसने के लिए यूज़ किया जाता है वो कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज़ किया जाता है। और दूध बढ़ाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो आपका प्रोलैक्टिन यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जानवर की पहचान की स्थायी विधि कौन सी है। तो अगर टैगिंग है वो स्थायी विधि है जानवरों को पहचानने की, ईयर नोचिंग है वो स्थायी विधि है, पेंटिंग है वो स्थायी विधि है, या हॉर्न मार्किंग है वो आपकी स्थायी विधि है। तो आपको मैं बता दूं कि ये सभी की सभी क्या है, ये आपके पशुओं को पहचान करने की विधियाँ है। टैगिंग की बात की जाएगी तो आपके क्या किया जाता है कि जो पक्षी वगैरह होते हैं, यानी कि जैसे कि आपके मुर्गी वगैरह हो गई, उनके पाँव के अंतर्गत टैग लगा दिए जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को पता है अगर टैग होगा, टैग लगाया जाएगा तो उसे वापस खोला भी जा सकता है। तो ये क्या होगी, आपकी अस्थायी विधि होगी, है ना, स्थायी विधि नहीं है। लेकिन आपके पूछा क्या है, आपकी स्थायी विधि पूछा है। अगर ईयर नोचिंग की बात करें, ये आपके सुअरों के अंदर यानी कि पिग के अंतर्गत यूज़ की जाती है, और उसके अंतर्गत ईयर नोचिंग का मतलब होता है कि उसके कान को काट दिया जाता है। तो आपको पता ही होगा कि अगर सुअर को एक बार को कान काट दिया जाएगा तो वो दोबारा थोड़ी आएगा। तो ये कौन सी होती है, आपकी स्थायी विधि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर निकल के आता है। लेकिन इसके अलावा अपन बात करेंगे कि पेंटिंग, जो पेंटिंग है वो आपकी यूज़ की जाती है भेड़ के अंतर्गत। अगर आपने भेड़ का झुंड देखा हो तो उनकी कुबड़ी या पीठ के ऊपर देखा होगा कि वहाँ पे रेड रेड पेंटिंग सी या येलो पेंटिंग सी कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि आसानी से पहचाना जा सके। इसके अलावा बताएं हॉर्न मार्किंग, यानी कि कई बार क्या किया जाता है कि पशुओं के जो सींग वगैरह होते हैं वहाँ पर भी मार्क कर दिए जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो पेंटिंग की जाती है वो भी अस्थायी होती है, हॉर्न यानी कि सींगों के ऊपर मार्क किया जाता है वो भी अस्थायी होता है, और टैग लगाया जाता है वो भी अस्थायी होता है। लेकिन ईयर नोचिंग क्या होता है, आपकी स्थायी विधि होती है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन के आते हैं फ्रेंड्स, विशेष रूप से कि टैग वगैरह है वो किस में यूज़ किया जाता है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना आपको। जो पक्षी वगैरह होते हैं या बर्ड्स वगैरह होते हैं उसके अंतर्गत यूज़ किया जाता है। बात करें कि पेंटिंग का, तो पेंटिंग आपके भेड़ के अंतर्गत यूज़ की जाती है। यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल देके भी पूछा जा सकता है कि हाँ कौन से पशु के अंतर्गत कौन सी विधि का यूज़ किया जाता है। हॉर्न मार्किंग की बात की जाएगी, ये सामान्यतः यूज़ नहीं की जाती। और ईयर नोचिंग की बात की जाएगी तो वो किसके अंतर्गत, आपके पशुओं के अंतर्गत यूज़, जो आपके पिग होते हैं यानी कि आपके सुअरों के अंतर्गत यूज़ की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, स्प्रिंग बैलेंस से कौन से पशु का भार ज्ञात किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस होता है उसके द्वारा किस पशु का भार ज्ञात किया जाता है, कुत्ते का, भेड़ बकरी का, गाय का या घोड़े का किया जाता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो भेड़ बकरियां होती है उसके अंतर्गत स्प्रिंग बैलेंस से यूज़ किया जाता है भार ज्ञात करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्रेडल का उपयोग करते हैं। तो क्रेडल का उपयोग किया जाता है तो वो पैर उठाने में किया जाता है, कान काटने में किया जाता है, गर्दन स्थायी रखने में किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो क्रेडल होता है उसका उपयोग आपके गर्दन स्थायी रखने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफी शानदार क्वेश्चन आता है। ऊंट का जीवन काल होता है तो 20 वर्ष होता है, 35 से 45 वर्ष होता है, 30 वर्ष होता है, या 50 वर्ष होता है। तो आपको राइट आंसर बताना है कि जो आपका ऊंट का जो जीवन काल होता है वो कितने वर्षों का होता है। तो अगर बात करेंगे 35 से 45 वर्ष आपका आइडियल आयु मानी जाती है ऊंट की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में गौवंश की संख्या कितनी है। तो पशु जनगणना नहीं है, ये पशु गणना ही है ना, जनगणना तो इंसानों की होती है। चलो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान के गौवंश की संख्या थी वो कितनी थी, 9.7 मिलियन थी, 7.9 मिलियन थी, 13.9 मिलियन थी, या 20.84 मिलियन या सॉरी लाख थी। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा कि आपके 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में गौवंश की संख्या की बात की जाती है तो 13.9 मिलियन होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, एनआरसीसी कहाँ स्थित है। नेशनल रिसर्च फॉर कैमल, कैमल का कहाँ पर है आपका रिसर्च सेंटर। तो आपको बताना है कि जो कैमल का है वो कहाँ पर है, जोड़बीड़ के अंतर्गत, सोजत के अंतर्गत, बालोतरा के अंतर्गत, जोधपुर के अंतर्गत है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो आपका कैमल का रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपका जोहड़बीड़ के अंतर्गत स्थित है। तो कई बार जोहड़बीड़ नाम ना देकर आपका बीकानेर भी दे दिया जाता है, तो इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जोहड़बीड़ कहाँ पर स्थित है, आपका बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बाह्य परजीवियों मारने हेतु उपयुक्त दवा यूज़ की जाती है। तो ओटीसी का यूज़ किया जाता है, पेनिसिलिन का यूज़ किया जाता है, मेलोक्साम का यूज़ किया जाता है, या जो आपका एल्बेंडाजोल होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो बाह्य परजीवी मारने के लिए यूज़ की जाती है दवा, तो वो कौन सी यूज़ की जाती है। तो आपको पता होगा जो एल्बेंडाजोल होती है उसका यूज़ अपन बाह्य परजीवियों को मारने के यूज़ में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, प्रसार शिक्षा के चरण होते हैं। तो प्रसार शिक्षा के चरण कितने होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो प्रसार शिक्षा होती है उसके चरणों की जब बात की जाती है वो कितने होते हैं, आपके 5 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, साइलेंट हीट मापी जाती है। तो साइलेंट हीट कौन से पशु के अंतर्गत मापी जाती है या फिर किस में होती है। तो गाय में होती है, भैंस में होती है, भेड़ में होती है, या बकरी में होती है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा जो साइलेंट हीट पाई जाती है वो आपके भैंस में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कैस्टो कि एफएमडी में मुख्य की सफाई हेतु उपयोग किया जाता है। तो जो आपके एफएमडी होती है जिसे कि फूड एंड माउथ डिजीज़ कहा जाता है, उसके अंतर्गत जो मुंह की सफाई के लिए अपन यूज़ करते हैं वो किसका करते हैं, 1% कैमेनोफोर का करते हैं, 4% NaOH का करते हैं, 6% CuSO4 का करते हैं, या इनमें से कोई नहीं किया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो एफएमडी होता है यानी कि खुरपा का मुंह का रोग होता है, उसके अंतर्गत जो मुंह धोने के लिए सफाई हेतु अपन यूज़ करते हैं तो अपन करते हैं कैमेनोफोर का यूज़ करते हैं, और 1% का घोल का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, हैंड मेथड से कितने बेडों तक की ऊन उतारना संभव है। जो आपका हैंड मेथड होता है यानी कि हाथ के द्वारा कितने बेडों की ऊन उतारना संभव होता है, तो हैंड मेथड से बताना है आपको। तो 50 से 60 बेडों की अपन ऊन आसानी से उतार सकते हैं, 15 से 20 की, 100 से 500 की, या 5 से 7 की बेडों की जो हाथ के द्वारा ऊन है वो आसानी से उतारी जा सकती है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो 15 से 20 बेड होती है उसके अपन हैंड मेथड के द्वारा अपन आसानी से उनकी ऊन उतराई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस विटामिन की कमी से जो कर्ल टोई प्लेयरलिस पैरालिसिस है वो हो जाता है। जो कर्ल टोई पैरालिसिस होता है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो होता है विटामिन B2 की वजह से, विटामिन B1 की वजह से, विटामिन E की वजह से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो कर्ल टोई पैरालिसिस है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो वो विटामिन B1 की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, दूध उत्पादनों का विपणन कौन करता है? तो वो जिला दुग्ध संग्रहण केंद्र करता है, राज्य संघ करता है, जिला सहकारी दूध उत्पादन करता है। वह 2 व 3 दोनों होंगे। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपके क्या होता है कि जो दूध उत्पादक का विपणन है वो राज्य संघ के द्वारा और जिला सहकारी दूध उत्पादन होता है उन दोनों के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, खुदरा व्यापारी किस प्रकार के विपणन में शामिल है? जो खुदरा व्यापारी किस प्रकार के विपणन में शामिल है? तो वो 0 लेवल पे है, 1 लेवल पे है, 2 लेवल पे है, ये सभी पे है। तो इसको जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि ये सभी लेवल पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि ताज़ा दूध का पीएच मान होता है। तो ताज़ा दूध का पीएच मान होता है वो 6.5 से 7.5 होता है, 7.4 होता है, 8 होता है, या 17 से यहाँ पे क्या दिया गया है, 7 से 8 दिया गया है ना। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, 7 से 8 दिया गया है। अगर अपन बात करेंगे ताज़ा दूध का पीएच मान की, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसका आइडियल माना जाए तो 6.5 से 6.5 से 6.7 पीएच का होता है। ताज़ा दूध का पीएच मान होता है वो आपका 6.5 से 6.7 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, साइलेज बनाते समय घास व लेग्यूम का अनुपात होना चाहिए। तो अगर साइलेज बना रहे हैं और अच्छी साइलेज बनानी है तो आपको पता होगा कि प्रोटीन युक्त फसल का यूज़ किया जाता है। तो साइलेज बनाते समय अपने को घास और लेग्यूम का अनुपात रखना चाहिए, वो 2:1 रखना चाहिए, 3:1 रखना चाहिए, 4:1 रखना चाहिए, या 5:1 रखना चाहिए। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके साइलेज बनाते समय घास और लेग्यूम का जो रेशियो रखा जाता है वो रखा जाता है 3:1। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भैंस के जीवन निर्वाह राशन में दाने की मात्रा होती है। तो जो भैंस का जीवन निर्वाह राशन दिया जाता है तो उसमें दाने की मात्रा यानी कंसंट्रेट की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो 1 kg होती है, 2 kg होती है, 3 kg होती है, 4 kg होती है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आप भैंस के जीवन निर्वाह के राशन में अगर दाने की मात्रा की बात की जाएगी तो वो आपके 2 kg दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पशुधन निःशुल्क आरोग्य चल रही इकाई योजना की शुरुआत हुई थी। तो वो कब हुई थी? 2012 में, 2010 में, 2005 में, या 2013 के अंतर्गत की गई थी। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो ये स्टार्ट हुई थी वो आपके 2013 के अंतर्गत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस पशु के दूध में सर्वाधिक इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है? तो बात करें कि सर्वाधिक इंसुलिन हार्मोन है वो किसके दूध में पाया जाता है? भेड़ में, ऊँटनी में, गाय में, या भैंस के दूध में पाया जाता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो इंसुलिन है वो सर्वाधिक पाया जाता है वो आपके ऊँटनी के दूध में पाया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता है कि जो भी शुगर का पेशेंट वगैरह होता है तो उसे रिकमेंड भी किया जाता है कि आपको ऊँटनी का दूध पीना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि ऊँटनी के दूध में हाई कंसनट्रेट में या हाई मात्रा के अंतर्गत इंसुलिन पाया जाता है कंपेयर टू अदर एनिमल। तो अपन बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल है। आपको विशेष रूप से बता दूं मैं आपको कि अगर राजस्थान के अंतर्गत कोई भी एग्जाम वगैरह होती है, अगर एनिमल से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऊँट से 100% 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना। बात करें कि अब इसकी तो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके पशु परिचर के अंतर्गत। तो ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल है वो जैसलमेरी है, मेवाती है, बीकानेरी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है वो बीकानेरी है। और सबसे सुंदर नस्ल की भी बात की जाएगी कि ऊँट की सबसे सुंदर नस्ल है वो कौन सी है? आपकी बीकानेरी होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्किन हाइड को लेदर में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो लेदर में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपकी फ्लेशिंग, ट्रेनिंग, फ्लाइंग, या फ्लैश कहलाती है।
तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो जो आपके राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1956 में, 1950 में, 1957 में, 1961 में हुई थी। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो 1957 के अंतर्गत आपके पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए हो और अगर ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए आपको तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वीडियो के साथ में।